माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका अनुभव सुनकर हमें नई चेतना आई है। आपका धन्यवाद। Honorable Prime Minister, sir, R. Akshara Siri lives in the Rangareddy district in Telangana. She is in quest of a significant subject and looks up to you for directions. Akshara, please put forth your question. माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम है आर अक्षरा सिरी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी हैदराबाद की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, हमें अधिक भाषाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसमें आपकी मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू अक्षरा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, इसी से मिलता जुलता प्रश्न रितिका गोडके भारत की हृदय नगरी भोपाल से आई हैं। वे हमारे साथ सभागार में हैं। रितिका, कृपया अपना प्रश्न पूछें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम रितिका घोड़के है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं की छात्र शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय स्कूल फॉर एक्सीलेंस की छात्रा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हम अधिक से अधिक भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है? धन्यवाद। धन्यवाद रितिका। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया अक्षरा और रितिका को बहुभाषी कौशल प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करें, जो कि समय की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बाकी चीजें छोड़ करके थोड़ा फोकस होते जाइए, लेकिन एक ऐसा सवाल है कि जिसमें मैं कहता हूं कि आप जरा एक्सट्रोवर्ट हो जाइए। थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ये हमारा रिचनेस है, हमारी समृद्धि है। हमें अपनी इस समृद्धि पर गर्व होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चलेगा आप इंडिया के हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोलेगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बोलेगा। जैसा ही वो बोलेगा, आपके कान सचेत हो जाते हैं। उसको पहले राउंड में अपनापन महसूस होने लगता है। अच्छा, एक विदेशी व्यक्ति नमस्ते बोलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदाहरण है। इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सीखूं, कभी मैं सोचता हूं मैं फ्लूट सीखूं, मैं सितार सीखूं, पियानो सीखूं, ऐसा मन में करता है कि नहीं करता है? वो भी एक हमारी अतिरिक्त विधा डेवलप होती है कि नहीं होती है? अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य की एक आध दो भाषा सीखने में क्या जाता है? कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ हम भाषा सीखते हैं मतलब बोलचाल के कुछ वाक्य सीख जाते, ऐसा नहीं है। हम वहां के अनुभवों का निचोड़ जो होता है, एक एक भाषा की जब अभिव्यक्ति होना शुरू होती है ना, तो उसके पीछे हजारों साल की एक अविरत, अखंड, अविचल एक धारा होती है, अनुभव की धारा होती है, उतार चढ़ाव की धारा होती है, संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है। और तब जाकर के एक भाषा अभिव्यक्ति का रूप लेती है। हम एक भाषा को जब जानते हैं, तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का
द्वार खुल जाता है। और इसलिए बिना बोझ बनाए हमें भाषा सीखनी है। मैं कभी कभी हमेशा मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। हमारे देश में कहीं पर कोई एक अच्छा स्मारक हो पत्थर का बना हुआ और कोई हमें कहे कि ये 2000 साल पुराना है, तो हमें गर्व होता है कि नहीं होता है? इतना बढ़िया चीज 2000 साल पहले थी, होता है कि नहीं होता है? किसी को भी गर्व होगा। फिर ये विचार नहीं आता है कि किस कोने में है। अरे भाई 2000 साल पहले का ये व्यवस्था है, कितना बढ़िया बनाया है, हमारे पूर्वजों को कितना ज्ञान होगा। अब मुझे बताइए, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा, दुनिया की सबसे पुरातन, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो, उस देश को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीना तान करके दुनिया को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे पास है? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपको मालूम है, हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पूरी दुनिया की। इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है, इतना बड़ा गौरव देश के पास है, लेकिन हम सीना तान करके दुनिया में कहते नहीं है। मैं पिछली बार जब यूनो में मेरा भाषण था तो मैंने जानबूझकर कुछ तमिल बातें बताई, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता था मुझे गर्व है कि तमिल भाषा दुनिया की श्रेष्ठ भाषा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा ये मेरे देश की है। हमें गर्व करना आना चाहिए। अब देखिए, बड़े आराम से उत्तर भारत का व्यक्ति डोसा खाता है कि नहीं खाता है? खाता है कि नहीं खाता है? संभार भी बड़े मजे से खाता है कि नहीं खाता है? तब तो उसको उत्तर दक्षिण कुछ नजर नहीं आता है। दक्षिण में जाइए आप तो वहां परोठा सब्जी भी मिल जाती है, पूड़ी सब्जी भी मिल जाती है, और बड़े चाव से लोग खाते हैं। गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई तनाव नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है। जितनी सहजता से बाकी जिंदगी आती है, उतनी ही सहजता से, और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के उपरांत भारत की कोई न कोई भाषा, कुछ तो सेंटेंसेस आने चाहिए। आप देखिए कि आपको आनंद आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिलोगे और 2 वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोलोगे, एकदम अपनापन हो जाएगा। और इसलिए भाषा को बोझ के रूप में नहीं। अब मुझे याद है, मैं जब बहुत साल पहले की बात थी, सामाजिक काम में लगा था, तो मैंने एक बच्ची को, और मैंने देखा है कि बच्चों में भाषा को कैच करने की बड़ी गजब की ताकत होती है, हड़प कर देते बहुत तेजी से। तो मैं कभी, हमारे यहाँ कैलिको मिल के एक मजदूर परिवार था अहमदाबाद में, तो मैं कभी उनके यहाँ भोजन के लिए जाता था। तो वहां एक बच्ची थी, वो कई भाषाएं बोलती थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो मजदूरों की कॉलोनी थी, तो कॉस्मोपॉलिटन थी। उसकी माताजी केरल से थी, पिताजी बंगाल से थे। पूरा कॉस्मोपॉलिटन होने के कारण हिंदी चलती थी। बगल में ये परिवार मराठी था, और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी। मैं हैरान था, वो 7-8 साल की बच्ची बंगाली, मराठी, मलयालम, हिंदी इतनी तेज गति से बढ़िया बोलती थी। और घर में अगर 5 लोग बैठे हैं, इससे बात करनी है तो बंगाली में करेगी, इससे करेगी तो मलयालम में करेगी, इससे करेगी तो गुजराती में करेगी। 8-10 साल की बच्ची थी।
यानी उसकी उसकी प्रतिभा खिल रही थी। और इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह रहेगा कि हमें अपनी विरासत पे, और मैंने तो इस बार लाल किले से भी कहा था पंच प्राण की बात, अपनी विरासत पे हमें गर्व होना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी भाषा हमें दी है। ये हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुभाषिकता पर आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। Honorable Prime Minister, sir, from the historically acclaimed city of Cuttack, Sunanya Tripathi, who is a teacher, requests your directions on an important matter. Ma'am, please ask your question. नमस्कार। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सुनैना त्रिपाठी कृष्णमूर्ति वॉल स्कूल कटक ओडिशा से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कक्षा में विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण पढ़ाई के लिए कैसे आकर्षित करें तथा जीवन का सार्थक मूल्य कैसे सिखाएं, साथ ही कक्षा में अनुशासन के साथ पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, sir, Sunanya Tripathi wishes your guidance on motivating students for taking interest in academics. Honorable Prime Minister, sir. ये सवाल टीचर का था। हाँ, सही था ना? देखिए, आजकल अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोए रहते हैं। अभी तो मेरे आधा वाक्य बोला, आपने पकड़ लिया। वो एक निश्चित सिलेबस 20 मिनट 30 मिनट बोलना है, अपना कड़कड़ाहट बोल देते हैं। और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर, तो देखा होगा आपने। मैं तो मेरे अपने बचपन के अनुभव की बात बता, तो आजकल तो टीचर अच्छे होते हैं, मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा। इसलिए मुझे टीचरों की आलोचना करने का हक नहीं है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आए हैं और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको, उन बच्चों से छिपाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक काट की तरफ, खड़ा हो जा, क्यों ऐसे बैठा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ढिकना कर रहा है, यानी पूरी 5-7 मिनट उसमें लगा देंगे। इतने में अगर विषय याद आ गया तो गाड़ी वापस आएगी, वरना फिर मानो कोई हंस पड़ा, उसको पकड़ेंगे, क्यों हंसता है तू, यानी अच्छा, आज भी ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। अब तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा टीचर भी अभी मोबाइल फोन पे अपना सिलेबस लेके आता है, मोबाइल देख करके पढ़ाता है, ऐसा करता है ना। और कभी उंगली इधर उधर दब गई तो वो हाथ से निकल जाता है, वो खोदता रहता है, क्योंकि उसने पूरी तरह टेक्नोलॉजी को सीखा नहीं है। जरूरी 2-4 चीजें सीख ली और इधर उधर उंगली अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है, हाथ नहीं लगता है, बड़ा परेशान हो जाता है। सर्दियों में भी पसीना छूट जाता है उसको लगता है कि ये बच्चे, और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है उसका एक स्वभाव रहता है, दूसरों पर एक्स्ट्रा रौब जमाना,
ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए। मैं समझता हूं हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसौटी करना नहीं चाहता है जी, ये हमारा भ्रम है। टीचर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपको अगर कोई सवाल पूछता है तो आपकी एग्जाम ले रहा है। जी नहीं, अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिज्ञासा है। आप उसकी जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए। उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। किसी भी जिज्ञासु को चुप मत कीजिए, उसको टोक मत दीजिए, उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए, देख बेटे तूने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूंगा तो अन्याय होगा। ऐसा करो, हम कल बैठते हैं, तुम मेरी चैम्बर में आ जाना, हम बातें करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रयास करूंगा ये विचार तुम्हें कहां से आया, और मैं भी कोशिश करूंगा इन बिटवीन मैं घर जाकर के स्टडी करूंगा, जरा गूगल पे जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, पूछ लूंगा और फिर मैं तैयार होकर के आऊंगा। फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूंगा, अच्छा भाई तुम्हें ये विचार आया कहां से, इतना उत्तम विचार इस उम्र में कैसे आया तुम्हें। उसको पुचकारते हुए फिर कहिए, देख सचमुच में ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है। वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है। अगर एकाध गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है। और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है, हमने बाद में भी बताए तो चलता है। दूसरा डिसिप्लिन का सवाल है। क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है, अपना रुआब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दुर्बल स्टूडेंट होता है ना, उसको पूछेंगे बताओ तुम समझे कि नहीं समझे, तो करता रहेगा, हाँ? तू मैं चलेगा, तो फिर वो डांट देंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं, तुमको कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर मैं टीचर होता तो मैं करता। जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको कहता, अच्छा बताओ भाई तुम कैसे समझे इसको, वो बढ़िया से समझाएगा। तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझ आ जाएगा। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कंपटीशन शुरू होगी, स्वाभाविक रीते कंपटीशन शुरू होगी। दूसरा, जो इस प्रकार से अनुशासन में नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं करता है, क्लास में भी कुछ न कुछ और एक्टिविटी करता है, टीचर अगर उसको अलग बुला ले, अलग बुला करके बात करे, प्यार से बात करे, देख यार कल कितना बढ़िया विषय था, अब तुम खेल रहे थे, अब चलो आज खेलो, मेरे सामने खेलो, तुम्हें भी मजा आएगा, मैं भी देखूं क्या खेलते थे। अच्छा बताओ तुम ये खेलने का काम बाद में करते हैं और तुमने ध्यान दिया हो तो फायदा होता कि नहीं होता। उससे अगर संवाद करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता, वो कभी इनडिसिप्लिन नहीं करता जी। लेकिन उसके ईगो को अपने अगर हर्ट किया तो फिर दिमाग फट गएगा। कुछ लोग चतुराई भी करते हैं, चतुराई भी कभी कभी काम आती है। जो सबसे शरारती लड़का होता है उसी को मॉनिटर बना देते हैं, बनाते हैं ना, वो मॉनिटर बन जाता है तो फिर उसको भी लगता है यार मुझे तो थोड़ा ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा, तो वो फिर खुद को अपने आप को जरा ठीक करता है
और सबको ठीक रखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी बुराइयों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है और अल्टीमेटली परिणाम ये आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी सुधर जाता है। तो अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्लिन वाले रास्ते नहीं चुनने चाहिए, हमें अपनापन का ही रास्ता चुनना चाहिए। अपना रास्ता चुनेंगे तभी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी सरलता एवं गहराई से जीवन मूल्यों की प्रेरणा पर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पर चर्चा 2023 के अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं दिल्ली से श्रीमती सुमन मिश्रा, जो कि एक अभिभावक है। वे सभागार में उपस्थित है और आपसे अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहती हैं। मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Good morning, Honorable Prime Minister. Myself, Suman Mishra. Sir, I seek your advice on how should a student behave in a society. Thank you, sir. धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानमंत्री जी। स्टूडेंट सोसाइटी में कैसे बिहेव करे, यही पूछना है ना आपको? मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा अलग दायरे में रखना चाहिए। हम किस सोसाइटी की बात करते हैं? जो हमारा सर्कल है, वो जिनके बीच हम बैठते उठते हैं, कभी अच्छी बुरी बातों में टाइम बिताते हैं, टेलीफोन पर घंटे बिता देते हैं। अगर उस लिमिटेड वर्तुल की बात करते हैं तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा, भाई यहाँ जूते पहन करके आओ, यहाँ जूते निकालो, यहाँ इस ढंग से व्यवहार करो, यहाँ उस ढंग से करो, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उसको एक घर के दायरे में बंद नहीं रखना है। उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार होने देना चाहिए। मैंने तो कभी कहा था, शायद परीक्षा पे चर्चा पे ही कहा, कहीं और कहा, मुझे याद नहीं है। मैंने कहा था कि 10वीं 12वीं की एग्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहोगे, लो ये पैसे तुम्हें इतना देते हो और 5 दिन के लिए तुम इतनी जगह पे घूम करके वापस आओ और वहां के फोटो, वहां का वर्णन सब लिख करके ले आओ, फेंको उसको हिम्मत के साथ। आप देखिए वो बच्चा बहुत कुछ सीख करके आएगा, जीवन को जान करके, उसमें विश्वास बढ़ेगा। फिर वो आपको ये नहीं चिल्लाएगा। और 12वीं का है तो उसको कहो तुम राज्य के बाहर जाकर के हो आओ, देखिए ये इतने पैसे हैं, ट्रेन में जाना है, विदाउट रिजर्वेशन जाना है, सामान इतना होगा, ये तुझे खाना दे दिया है, जाओ इतनी चीजें देख करके आओ और आकर के सबको समझाओ। आपने सचमुच में अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए। उनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको कभी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड्डी में अच्छा खेला था, तुम उसको मिले क्या? जाओ उसके घर जाके मिल के आ जाओ। फलाने बच्चे ने विज्ञान मेले में अच्छा काम किया था, तुम जाकर के मिल के आए क्या? अरे जाओ जरा मिल करके आओ। उसको उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए। उसको आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कृपा करके उसको बंधनों में मत बांधिए। आप मुझे बताइए, कोई ये फरमान निकाले कि अब पतंगों को, पतंगे बोलते हैं ना, हैं? पतंगों को यूनिफॉर्म पहनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कोई लॉजिक है क्या? हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दायरे में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको। हमारे यहां छुट्टियों में रहता था कि मामा के घर जाना,
फलानी जगह पे जाना, ये क्यों होता था? इसका अपना एक आनंद होता है, उसके एक संस्कार होते हैं, एक जीवन की रचना बनती है। हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें। हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हाँ, हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है। पहले भोजन पे बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आजकल हंसी मजाक बंद कर दी, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए। ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत के रूप में ईश्वर ने उसको एक अमानत दी है, इस अमानत का संरक्षण संवर्धन उसका दायित्व है। ये भाव अगर होता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है, मैं कहूंगा वही करेगा, मैं ऐसा था इसलिए तुझे ऐसा बनना है, मेरी जिंदगी में ऐसा था तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो फिर बात बिगड़ जाती है। और इसलिए आवश्यकता यही है कि खुलेपन से हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उसको जीवन की भिन्न भिन्न चीजों में जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कभी कहूंगा कि मान लीजिए आपके यहाँ वो सांप छछूंदर वाले लोग आते हैं, कभी बच्चों को कहो भाई तुम जाओ इसके साथ बात करो, वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से निकला, इस धंधे में कैसे आ गया, क्यों सीखा, चलो मुझे समझाओ, वो उसको पूछ करके आओ, उसकी संवेदनाएं जग जाएगी जी, वो क्यों ये काम कर रहा है, जानना सीखना सहज बन जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्तार ज्यादा हो, वो बंधनों में न बन जाए, उसको खुला आसमान दीजिए, आप उसको अवसर दीजिए, वो समाज में ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your inspirational insights in matters that had been concerning many exam warriors, and for making exams not a reason to worry, but a season to celebrate and enjoy. This brings us to the culmination of a spectacular event that was a symphony of inspiration and encouragement, a melody of memories that will forever resonate within our hearts. We extend our deepest thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister for gracing this hall with his presence and infusing us with his radiant spirit. प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा ने हमारे जैसे करोड़ों बच्चों की बेचैनी, घबराहट एवं हार मानने की प्रवृत्ति को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स ये अपने जीवन में तय करें कि परीक्षा का जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, उसको जितना ज्यादा हम डाइल्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए, जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो परीक्षा अपने आप में एक उत्सव बन जाएगी। हर परीक्षार्थी का जीवन उमंग से भर जाएगा और ये उमंग उत्कर्ष की गारंटी होता है। उस उत्कर्ष की गारंटी उमंग में है। उस उमंग को लेकर के आप चलें, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि हम सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं कि जानना, सीखना विद्यार्थी के लिए सहज हो जाए। उसे एक खुला आसमान दें, उसे अवसर दें। और इस समय परीक्षा पे चर्चा 2023 के अंतर्गत अपने संबोधन और विद्यार्थियों के सवाल के बाद उनसे बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों से आए 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने अनुभव प्रधानमंत्री जी से साझा करते हुए और आज बहुत से रोजमर्रा के उदाहरण के माध्यम से जीवन से जुड़े मूल्य प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों के साथ साझा किए। और हमने देखा ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स ने भी उनसे सवाल पूछे। फिर चाहे मां की गतिविधियों को ऑब्जर्व करके टाइम मैनेजमेंट सीखने की बात हो, और यहां पर विद्यार्थी सेल्फी लेते हुए ये फोटो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और उम्मीद करते हैं प्रेरित भी करेगा कि वो सहजता से अपना जीवन जिएं, अपने भीतर के अंदर जो सामर्थ्य है उस पर बल दें। रोजमर्रा के उदाहरण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे पतंग की डोर जब उलझ जाती है तो उसे शक्ति लगा के नहीं बल्कि आराम से सुलझाया जाता है। क्रिकेटर जब मैदान पर उतरता है तो ऑडियंस जो है उससे बहुत अपेक्षा करती है। उसी तरह से विद्यार्थियों से भी समाज अपेक्षा तो करता है, लेकिन हमें दबाव के दबाव में नहीं आना है। ट्रेनिंग हर किसी के लिए अलग अलग, विकेट कीपर है तो अलग, बॉलर है तो अलग, और अनुभव की बहुत महत्ता है। सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि ये जो बहुत ही खूबसूरत लम्हा है और एक सकारात्मक ऊर्जा जो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में महसूस की जा सकती है, इस पल को वो अपने कैमरे पे कैद कर लें। लेकिन जहां तक डिजिटल जमाने की बात है तो जरूर सोशल मीडिया पे ये फोटोज भी दिखेंगे आपको, पर साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि जैसे उपवास का एक प्रक्रिया है, उसी तरह से क्या हम डिजिटल फास्टिंग भी कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन या दिन में कुछ घंटे हम गैजेट से दूर रहें। हम अपने आप को यह याद दिलाएं कि मैं गैजेट से ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं किसी भी गैजेट का गुलाम नहीं बनूंगा। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी है प्रगति के लिए, लेकिन उसकी उपयोगिता मैं अपनी सक्षमता के अनुसार करूं। विभिन्न पोशाकों में, रंग बिरंगे परिधानों में छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। एक और रोजमर्रा का उदाहरण जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में बताया कि जब कोई एक मैकेनिक 2 मिनट में 200 रुपए की बात की और कैसे उसने वो जीप एकदम ठीक कर दी, और जब पूछा गया कि 2 मिनट के लिए 200 रुपए, तो उसने कहा ये तो मेरे वर्षों का अनुभव है। तो कैसे स्किल पर हम फोकस करें। बात जब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की आई तो वहां पर भी कैसे हम स्मार्टली हार्ड वर्क कर सकते हैं, उसके कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के साथ साझा किए। जब आलोचना से जुड़ा सवाल आया कि कभी कभी हमारे अभिभावक या शिक्षक हमारी आलोचना कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं समृद्ध लोकतंत्र बने तो उसके लिए आलोचना तो शुद्ध ही यज्ञ तरह है, और इसीलिए आलोचना हो सकती है जिसके लिए अध्ययन और एनालिसिस बहुत जरूरी है। यहां पर जो छात्र छात्राएं आए हैं उनमें दिव्यांग स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, और भारत का जो G20 का एजेंडा है उसमें इंक्लूजन पर जरूर बल दिया गया है। तो विकास सभी तक पहुंचे, शिक्षा के अवसर, प्रगति के अवसर सब तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है।
खेलों की भी अगर बात करें तो भारत ने फिर चाहे ओलंपिक खेल हो या पैरालंपिक खेल, दोनों में ही सराहनीय प्रदर्शन किया है। एक और बहुत रोचक सवाल विद्यार्थियों ने पूछा था कि हम किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग ना करें, उससे कैसे बचें। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, परीक्षाएं तो बहुत होती हैं, अगर गलत रास्ता अपनाकर हो सकता है किसी एक आध परीक्षा में आप सफल हो जाएं, लेकिन जिंदगी में मुश्किलात आएगी। और जो मेहनत करते हैं उन्हें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जरूर अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखें, वही रंग लाएगी, भीतर की ताकत ही आपको आगे ले जाएगी। यहां पर युवाओं का उत्साह, उनका जोश, और हमें उम्मीद है कि अब जब वो आगे मार्च अप्रैल में परीक्षा में बैठेंगे तो आज का ये जो दिन है, ये तस्वीर है और जो उन्होंने पॉइंट्स नोट किए होंगे उन्हें वो याद रखेंगे, ताकि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे। अच्छी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सेहत के साथ वो किसी भी परीक्षा में बैठें, जीवन की परीक्षा में भी सफल हों। एक विद्यार्थी ने जब कहा कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत जरूरी है कि हम घर परिवार में बैठकर मूल्यांकन जरूर करें, ताकि हमें अपनी सीमाओं का पता रहे, अपने पोटेंशियल का भी पता रहे। लेकिन उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जहां पर सामान्य व्यक्ति ने जब असामान्य कार्य किया तो उसने देश निर्माण के लिए बहुत योगदान दिया। घर में कभी कभी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना और टोका टाकी में फर्क है। और उन्होंने माता पिता से आग्रह भी किया कि जिस हद तक हो सके टोका टाकी से बचिए, बच्चों को एक उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए अवसर दीजिए। ध्यान रखिए कि वो किसी गलत आदत में ना पड़ जाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण परीक्षा